वांसी कैंट स्टेशन पर नाइट मार्केट बंद होने के बाद व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराया था। इस पर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि नाइट मार्केट को लेकर विभिन्न स्तरों पर जांच हो रही है। कुछ दुकानदारों का पुरानी कंपनी से अनुबंध था जो अब समाप्त हो चुका है, इसीलिए जो वहां दुकान लगाए हुए हैं वे अब अवैध माने जाएंगे। सुरक्षा कारणों से भीड़ भाड़ को और दुर्घटना की आशंका को देखते हुए लोगों से स्वयं हटने की अपील की गई है। देखिए, नाइट मार्केट में हम लोगों ने अपनी तरफ से उसमें प्लान बना के तैयार किया था। अब उसको विभिन्न स्तरों पे चर्चा की जाएगी। उसमें कुछ लोगों का ये भी मत है कि वो जो वहाँ लगा के जो अपना दुकानें लगाए हुए हैं उनको उनसे कुछ पूर्व की कंपनी का कुछ अपना एग्रीमेंट था, उसमें कुछ उसका उल्लंघन हुआ है, तो वो सब उनके आवेदन कंसिडर किए जाएंगे। और हमने वहाँ अनाउंसमेंट भी, चूँकि यहाँ घटना हुई थी तो हमने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट भी करा दिया कि तत्काल स्वयं ही खाली कर दें, क्योंकि एक मतलब सिक्योरिटी रिस्क तो है ही वहाँ पे। तो हमने उसके अनाउंसमेंट भी कराएं कि स्वयं लोग खाली कर दें। फिर भी लोग नहीं खाली करते हैं तो चूँकि अनुबंध खारिज हो चुका है, वो सब दुकानें एक तरह से अवैध ही हो गई हैं। जो अनुबंध उनका था कंपनी के साथ, और कंपनी का अनुबंध स्मार्ट सिटी के द्वारा समाप्त कर दिया गया है और उसको ब्लैकलिस्ट के लिए भी उस पर कार्रवाई हो रही है। तो ये अनुबंध जो है उनका, जो उसने जिन वेंडर्स के साथ अनुबंध, तो वो भी स्वतः ही समाप्त हो गया। तो पूर्णतः अवैध ही हैं और उनको सबको घोषणा भी कर दी गई है कि भाई 2-3 बार अनाउंसमेंट कराया गया है। और विभिन्न विभाग जैसे रेलवे और जो अन्य विभाग वहाँ हैं, रोडवेज़ है, उनसे भी हमने एक लिया है कि भाई उनको भी अपने बसों के ट्रेन संचालन में, और जो यात्री निकलते हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत भीड़ भाड़ वाला माहौल बनता है और किसी भी दुर्घटना की संभावना है। तो इसके चलते हमने एक अनाउंसमेंट किया था कि स्वतः हट जाएँ लोग। अब विभिन्न स्तरों पे इसकी चर्चा भी हो जाएगी कि किसी का हित भी ना उसमें मारा जाए, और इस तरह का एक प्लान हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे जो भी वहाँ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं और जो जितने भी अधिकारी उससे संबंधित हैं, सबको एक समन्वय करा के कार्य योजना बनाई जाएगी। बिल्कुल, जब सभी पक्ष इसमें सहमत हो जाएंगे तो इस पर बिल्कुल कार्रवाई। हमारी योजना तैयार है नगर निगम की, हमने वहाँ पे एक सौंदर्यीकरण का प्लान भी बना रखा है, बट सभी पक्ष जब उस पर रेडी हो जाएंगे तभी ये कार्रवाई जो है इसमें कराई जाएगी। जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एग्री हो जाएं और जो अधिकारीगण जो विभाग उससे संबंधित जैसे पुलिस हो गई, तो सबको अग्रीमेंट कराने के लिए भी हम लोग बैठक प्लान कर रहे हैं। तो जैसे ही सब एग्री हो जाएंगे तो उस पर हमें उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। देखिए, वहाँ वॉकिंग ट्रैक टाइप का ही बनेगा और कोई भी वहाँ गतिविधि, व्यावसायिक गतिविधि जो है रेलवे स्टेशन के मुंह पे निकलते ही नहीं होगी। अगर वो होगी भी तो कोने पे होगी जहाँ फ्लाईओवर चढ़ रहा है। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि बहुत सी दुकानें, जिससे कि अनावश्यक एक क्राउड वहाँ गैदर हो जाता है, वो स्थिति उत्पन्न वहाँ ना हो कि आप रेलवे स्टेशन से निकले, उसके जस्ट सामने इतनी दुकानें, भीड़ भाड़ का इलाका, और किसी भी दुर्घटना को वो जो है आमंत्रित कर सकता है। तो ये ट्रैफिक से भी हम लोग समन्वय में हैं। तो यही मैंने कहा कि सभी विभागों से और सभी जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, सभी से समन्वय किया जाएगा और वो कार्य योजना उनको प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद ही जो है इस पर कार्रवाई संभव होगी, जब सभी एग्री होंगे। ठीक, थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस लाइन में बनी नई कैंटीन का उद्घाटन किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान 50 फैंटम बाइक दस्तों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। पीएम मोदी 11 अप्रैल को काशी के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे 3880 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दौरे से पहले प्रशासनिक तैयारियों को लेकर दोनों अधिकारियों ने संतोष जताया और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। वाराणसी आगमन एक वीवीआईपी विजिट के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। मुख्य सचिव मिनट जो व्यवस्थाएं की जानी है उसके बारे में समीक्षा की गई। उसके बाद से फैंटम मोबाइल, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि यहाँ संकीर्ण गलियाँ भी हैं और पुलिस के तत्काल पहुँचने के लिए जो रिस्पांस टाइम होना चाहिए वो और बेहतर हो, उसके लिए ये 50 लेपर्ड मोटरसाइकिलें वाराणसी पुलिस के बेड़े में ऐड की गई हैं। और पूरे देश में वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है, कोई भी सूचना आती है तो वो पिछले 5 महीनों से सबसे अच्छा चल रहा है, सबसे कम समय में पुलिस पहुंचती है। वाराणसी की महत्ता सबको सभी अवगत हैं। ये अनादिकाल से यहाँ सभी चीज़ें और अत्यधिक कमर्शियल सेंटर, धार्मिक नगरी तथा ये विद्वानों की भी नगरी रही है। आज भी काफ़ी लोग यहाँ इससे जुड़े हैं। ऐसी संस्थाएं हैं जो सदियों से यहाँ चली आ रही हैं। वहाँ बेहतर से बेहतर सुविधाएं पुलिस की दी जाएं नागरिकों को, यही हम लोगों का प्रयास है। राज्य सरकार के द्वारा वाराणसी के विकास पर पूरा ध्यान दिया जाता है और उसके लिए उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पुलिस से भी आपने देखे होंगे, इस पुलिस लाइन में
बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें बनी हैं जो बहुत हाई राइज़ हैं। कांस्टेबल भी हमारे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में रह रहे हैं। एक नए कैंटीन की भी शुरुआत जो स्वयंसेवी संस्थाएं महिलाएं चलाती हैं उनके द्वारा इनॉग्रेट कराया गया है और एक ऐसा पहल है जिससे कि हमारे नारी सशक्तिकरण में इसका बहुत ही लाभ मिलेगा। सर 11 तारीख को पीएम विजिट भी है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? हाँ जी, मैंने आपको बताया कि वीवीआईपी विजिट के संबंध में भी जो जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम है उसको हम लोग देखने आए थे। सर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो महिलाओं को लेकर अपराध बढ़ा है, जैसे गंभीर की घटना वाराणसी में भी देखने को मिली है, लेकिन अभी वहाँ पे सचिव द्वारा भी कोई नहीं संज्ञान में लिया गया, इसको लेकर नहीं। उसमें तो मुझे बताया गया कि 9 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और महिलाओं से संबंधित अपराध में सज़ा दिलाने में उत्तर प्रदेश पिछले कई वर्षों से नंबर 1 पोजीशन पे है। पुलिस अगर प्रबल की बात करते हैं, पुलिस की अगर सहयोग की बात करते हैं, तमाम ऐसी जगह हैं जहां आज भी मतलब पुलिस को रहने के लिए जगह नहीं है, खंडहर है, अजीब से चेयर है, मतलब ऐसी जगहों पे वो बैठ न पिछले 7-8 वर्षों में पुलिस के बजट में तिगुने की वृद्धि की गई है और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको लगातार बेहतर किया जा रहा है और अगर आप छोटे ज़िलों में जाएंगे तो उस जगह पे जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है आज के दिन में तो वो पुलिस के जवानों के जो बैरक्स हैं या जो उनके फैमिली क्वार्टर्स हैं उसकी है। तो लगातार व्यवस्थाएं बेहतर से बेहतर की जा रही हैं ताकि रहने की स्थिति और अच्छी हो सके। ये वीवीआईपी विज़िट शेड्यूल्ड है 11 तारीख के लिए और उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की व्यवस्था, जो लोग आएंगे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनको समय पे वहाँ पहुँचने और बाकी सारी सिक्योरिटी की व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और कमिश्नर साहब और सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ बैठक हुई और अभी हम लोग फिर साइट पर भी जाएंगे जहाँ ये कार्यक्रम होना है। तो सभी तैयारियाँ लगभग पूर्ण हैं और काफ़ी मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन इस कार्यक्रम को अंजाम देगा। करीबन कितने करोड़ की योजनाओं का लगभग 3,800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन इसमें प्रस्तावित है और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा और अच्छी व्यवस्था जिला प्रशासन ने उसके लिए की है। यहाँ पर हम लोग आए थे पुलिस लाइन में आज एक जो ये यूपीएसआरएलएम की महिलाओं के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा जो कैंटीन का एक शुभारम्भ किया गया है। मैं आपको बताऊँ पूरे प्रदेश में लगभग 1 करोड़ महिलाएँ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और ये एक बहुत अच्छी पहल है। इनको पुलिस लाइन में कैंटीन चलाने के लिए मौका मिला है। इंडस्ट्रियल एरिया जितने यूपी में है, यूपी सीडा और बाकी अथॉरिटीज़ के, वहाँ भी इनको कैंटीन चलाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। हॉस्पिटल्स में भी इनके कैंटीन्स हो, इसके लिए यूपीएसआरएलएम प्रयास कर रहा है। थैंक यू। श्री हनुमान ध्वजा यात्रा में उमड़ेगा श्रद्धा का जनसैलाब। बता दें कि श्री हनुमत सेवा समिति नेवादा द्वारा आयोजित श्री हनुमान ध्वजा यात्रा इस वर्ष अपने 22वें साल में प्रवेश कर इतिहास रचेगी। यात्रा भिखारीपुर तिराहे से सुबह 7 बजे प्रारंभ होगी और संकट मोचन हनुमान जी के दरबार तक पहुंचेगी। इसमें 20,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल होंगे जिनके हाथों में भगवान बजरंगबली की पहचान गदा होगी। यात्रा में 5100 ध्वज और 2200 भक्तों के साथ भक्त जय श्री राम के उद्घोष के साथ सरकीर्तन करेंगे। यात्रा के दौरान 250 से अधिक स्टॉल पर भक्तों को फल, मिठाई, पानी, लस्सी और ड्राई फ्रूट जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। विशेष झांकी में काशी को मांस मदिरा मुक्त बनाने का आह्वान किया जाएगा। 1001 किलोग्राम लड्डू का प्रसाद भी भक्तों में वितरित किया जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश और पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में श्रद्धालु शामिल होंगे। इस पवित्र यात्रा की अगुवाई शहर के संत, महंत और विशिष्ट जन करेंगे। कल को और हनुमान ध्वजा यात्रा जो होता है ये हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित किया जाता है हनुमत सेवा समिति के द्वारा। ये यात्रा पिछले 21 वर्ष से चली, 22वां वर्ष है। क्या कैसे भक्तों की व्यवस्था की गई, झांकी का हासिल करती है, क्या इस बार मुख्य आकर्षण रहेगा? गर्मी को ध्यान में रखते हुए जो है भक्तों के लिए समिति द्वारा पेयजल और सड़क पे पानी छिड़कवाने का इंतजाम किया गया है। साथ ही नागरिकों और व्यापारियों द्वारा जो है 250 से ज्यादा स्टॉल की व्यवस्था की गई है, जिसमें खाने पीने से संबंधित जो भी सामग्री होती है, फल फूल, मेवा, ड्राई फ्रूट और मिष्ठान वगैरह, वो सारा इंतजाम भक्तों के द्वारा किया गया है। और हनुमान जन्मोत्सव में जो खास है, इस बार 21 फीट बड़ा ध्वजा है, 22वें वर्ष में 2200 छोटे ध्वज हैं और 5100 बड़े ध्वज हैं। एक 2200 गदा जो है
भक्त लेके चलेंगे, त्रिशूल रहेगा और अपने क्षेत्र के मानिंद जो धर्माचार्य हैं वो लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। नहीं, इस यात्रा में देखिए मुख्य अतिथि के तौर पर लोग नहीं होते हैं, इस यात्रा में विशिष्ट अतिथि के रूप में होते हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें आपके धर्माचार्य भी रहेंगे, दंडी स्वामी भी रहेंगे, राजनीतिज्ञ भी रहेंगे, सामाजिक लोग भी रहेंगे, तो उसमें कोई मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं रखा जाता है, वो विशिष्ट अतिथि के रूप में रहते हैं लोग। काशी वासियों से निवेदन और आवेदन मतलब उनसे जो है आह्वान है कि इस आयोजन में आए और ज़्यादा संख्या होकर सम्मिलित होकर के। वाराणसी के पांडेपुर इलाके की एक 19 साल की लड़की के साथ बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। 19 मार्च से 4 अप्रैल के बीच उसे अगवा करके 23 लोगों ने गैंगरेप किया। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक लड़की के परिवार को शिकायत दर्ज कराने में भी बहुत परेशानी हुई और पुलिस ने देरी की। अब तक सिर्फ 9 लोगों को ही पकड़ा गया। पीड़िता की हालत बहुत खराब है और उसका इलाज एक छोटे अस्पताल में चल रहा है जहां सही इलाज की सुविधा भी नहीं है। ऐसी पहली बार नहीं हुआ है। बिहार की स्नेहा कुशवाहा के साथ भी गैंगरेप कर हत्या कर दी गई थी, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। खुशीपाल नाम की लड़की भी 1 साल से गायब है और बीएचयू की एक छात्रा के साथ भी बलात्कार हुआ, लेकिन आरोपियों को सजा नहीं मिली। अफवाह से जुड़ी कुछ उम्र विवाह प्रभाकर और विवाह वाही ने मिलकर इन घटनाओं पर चिंता जताई और पीड़िताओं को न्याय दिलाने की मांग की है। मेरा नाम कुसुम वर्मा है, मैं अफवाह महिला संगठन से हूँ, उसकी प्रदेश सचिव। किस प्रकार का ज्ञापन देना है कि क्या मामला? ये जो अभी हाल ही में 19 साल की किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ, उसी के संबंध में पीड़िता के न्याय की मांग के लिए, बलात्कारियों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय पर ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन ज्ञापन हम लोग को नहीं देने दिया गया। 100 मीटर की दूरी पर रोक दिया गया और पुलिस ने कहा कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, ज्ञापन हमको दीजिए। और ये दिखाता है कि किस तरीके से यूपी पुलिस पर लगातार प्रेशर बना दिया जा रहा है। खुद मोदी के संसदीय क्षेत्र में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। पूरे देश की स्थिति को इससे समझा जा सकता है कि किस तरह के हालात बेटियों के साथ यहाँ पर हो रहे हैं। लगातार बनारस के अंदर ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, इसलिए कि अपराधियों और बलात्कारियों की गिरफ्तारी नहीं होती। कड़े जो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। डबल रेल इंजन की सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसी जो है वाराणसी के सांसद जो प्रधानमंत्री है उनके यहाँ पर ऐसी घटना हो जा रही है, क्या कहना है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। डबल इंजन की जो सरकार है वो जो है महिलाओं के ऊपर डबल शोषण करती चली जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, खुद बनारस के अंदर देख लीजिए, महिलाओं के ऊपर लगातार बलात्कार बढ़ते चले जा रहे हैं। हर दिन अखबार की ये घटना बढ़ती चली जा रही है, सिर्फ इसलिए कि जब राम रहीम और आशाराम जैसे बापुओं की जो बलात्कारी हैं वो जो बलात्कारी हैं उनको पैरोल पे बार रिहा अगर किया जाएगा तो आप देखिए उनको सजा नहीं होगी, तो ये घटनाएं लगातार बढ़ती चली जाएंगी। बीएचयू IIT के जो बलात्कारी हैं आज तक उनको सजा नहीं हुई। जब इस तरह की घटनाओं में अपराधियों का संरक्षण करेगी सरकार, तो आप समझ लीजिए कि इस देश के अंदर बलात्कार जो है थमने वाले नहीं। मेरा नाम इंदु है और मैं दखल संगठन से हूँ। जी, अभी हम लोग आए हैं क्योंकि पांडेपुर में लालपुर एक एरिया है जहाँ पे एक 19 साल की बच्ची के साथ 23 लोगों ने गैंगरेप किया हुआ है, तो उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं कि उसकी न्यायिक जांच हो और पीड़िता को जो है अच्छे से मेडिकल सुविधाएं प्राप्त हो। क्या ज्ञापन आप? जी नहीं, ज्ञापन नहीं देने दिया गया क्योंकि यूपी पुलिस के ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जबकि बहुत ही मौलिक अधिकार है कि हमारी कोई मांग है या डिमांड है या कुछ भी तो हम अपने पीएमओ को, अपने पीएम को, और जबकि वो उनका संसदीय क्षेत्र है हम उनको ज्ञापन दे सकते हैं। और बड़े दुख की बात है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है और लगातार बनारस में हो रही है, तो जो संसदीय क्षेत्र है वही सुरक्षित नहीं है, तो पूरे देश को हम कैसे सुरक्षित माने? अगर आप देखिए तो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जैसे ही प्रशासन को इस चीज की भनक लगी तुरंत 9 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जी, 9 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया गया, 23 में से 9 बहुत कम है, लेकिन अगर आप पिछला इतिहास उठा के देखिए बीएचयू IIT से लेके भेलूपुर वाले केस में या भी साकेत नगर में कहीं भी क्या हो रहा, पुलिस पकड़ तो ले रही है लेकिन कुछ दिनों बाद प्रेशर पड़ता है वो छोड़ देती है, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको उस प्रेशर से बचना होता है तो कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं। और इस बार भी हम लोग इस बात के लिए श्योर हो रहे हैं कि शायद ही किसी और को पकड़ा जाए और इन लोगों को भी छोड़ दिया जाएगा। ये जो घटना शुरू में स्टार्ट हुआ वो हुक्का बार से हुआ लंका के लिए,
तो उस हुक्का बार के बारे में जैसे तमाम हुक्का बार पार्लर यहाँ पर चल रहे, उस बारे में आपका क्या कहना है? जी, उसके बारे में ये जरूर कहूंगी कि प्रशासन को इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो बार चल रहे हैं या स्पा चल रहे हैं वो किस तरह से हैं, उनको लाइसेंस है कि नहीं, लाइसेंस किस तरह का है और क्या, तो इस पे बिल्कुल प्रशासन को काम करना चाहिए किसी भी ऐसी जगह के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के 11 अप्रैल को वाराणसी आगमन के लिए भाजपा की तैयारियां जोरों पर। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 अप्रैल को वाराणसी आगमन के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी इस दिन वाराणसी में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 70 साल के ऊपर 3 वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड देंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनसभा को सफल बनाने के लिए तैयार हैं। काशीवासी भी भारी संख्या में अपने लोकप्रिय सांसद का स्वागत करने के लिए उत्साहित है। कार्यक्रम स्थल के आसपास ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला जाएगा और शहर के चौराहों को फूलों से सजाया जाएगा। प्रधानमंत्री के आगमन पर हर हर महादेव के नारे गूंजेंगे और भाजपा कार्यकर्ता एवं काशीवासी उनका भव्य स्वागत करेंगे। कार्यक्रम की सफलता के लिए हर पहलू पर काम किया जा रहा है और जनसभा के लिए पेयजल और छांव की व्यवस्था की जा रही है। काशीवासी इस ऐतिहासिक आयोजन में अपना पूरा सहयोग देंगे। बहुत धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र में हो रहा है और उसी निमित्त आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों की बुलाई गई है। हमारे साथ हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी और महानगर के सम्मानित अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी जी, महानगर के हमारे काशी क्षेत्र के महामंत्री अशोक चौरसिया जी हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में लगभग हर तीसरे महीने आते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी का यह अर्ध शतक का आगमन है, 50वां बार आगमन है और माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश को करोड़ों रुपए का सौगात देके जाते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः मेहदीगंज जो सेवापुरी विधानसभा में पड़ता है उस ग्राम पंचायत में आ रहे हैं। उसी जगह से 3884 करोड़ रुपए का शिलान्यास या लोकार्पण करेंगे और एक विशाल जनसभा को भी माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। जनसभा कितने जमीनी में हो रहा है सर, क्या हो गया आंकड़ा? जनसभा लगभग 15 हेक्टेयर जमीन के आसपास में जनसभा हो रहा है और इस जनसभा में चूंकि इस समय गेहूं की कटाई और मड़ाई भी चल रही है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी संगठन वाराणसी जिला और वाराणसी महानगर वो सब लोग मिल करके लगभग 50,000 से ज्यादा भीड़ की जनसभा माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने जाने वाली है। प्रधानमंत्री जी क्या इस बार भी काशी उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण लू की चपेट में है, जहां लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी समेत पूर्वांचल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। लोग लू से बचने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं, जैसे गमछा, दुपट्टा से चेहरा ढकना, खीरा, ककड़ी, गन्ने का जूस, नारियल पानी और शिकंजी का सेवन करना। इसी बीच वाराणसी के सुंदरपुर इलाके में एक विशेष पन्ना ठेला चर्चा का विषय बना हुआ है। इस ठेले पर पुदीने की बागवानी की गई है, जिससे वह ठंडक और ताजगी का अनुभव देता है। दुकानदार ने बताया कि ठेला तैयार करने में 3 घंटे लगते हैं और यह सुबह 8:30 से रात 8:30 तक चलता है। इस पन्ने की खासियत के कारण दूर दराज से लोग इसे पीने आते हैं। यह दुकान गर्मियों में 4 महीने चलती है और इसके साथ बल और सत्तू का शरबत भी बेचा जाता है, जिससे लोगों को लू से राहत मिल सके। नाम बता दीजिए। राजेश कुमार। राजेश जी कहाँ रहते हैं? सुंदरपुर रहते हैं। ये दुकान आप कहाँ लगा रहे हैं? ये बजरंग स्टेशन मधुबन लाइन के पास। अच्छा, ये जो दुकान में आपकी आकर्षक चीज दिख रहा है पुदीना, हाँ, ये आपके मन में कहाँ से आया कि ऐसी दुकान हम लगाएंगे और कैसे लगाएंगे? सर हम 25 साल हो गया दुकान को लगाते हुए, यहीं पर लगाते हैं। 25 साल से हमारा मन किया, मतलब थोड़ा सा बहुत सजाए पहले शुरू में, हमारा उसी से मन बढ़ते चला गया, उसी से पूरा ठेला भरने चालू कर दिए। पुदीना क्या आप मिट्टी के साथ यहाँ लगाते हैं? बिना मिट्टी का है, केवल पानी से ही है। तो कितने दिन ये पुदीना चल जाएगा? ये पुदीना 10 दिन चलेगा। अच्छा, कहाँ से ग्राहक आपके पास आते हैं? ग्राहक तो बहुत दूर दूर से आते हैं, जो हमारे यहाँ पन्ना पी लेते हैं ना, फिर यार पन्ना पीने का नाम ही नहीं लेते। पन्ना के अलावा भी हाँ, बेल का शरबत है, आम का बेल का शरबत है, सत्तू है, नींबू का शरबत है, आम का पन्ना। और कौन कौन लोग आपके इसमें भागीदार हैं? भागीदार में हम लगाते हैं, हमारे बच्चा वो लाल वाला छाता लगाया वो लगाता है। कितने महीने तक ये दुकान चलती है? यही
3 घंटा तो इसको सजाने में लग जाता है पहला नंबर। उसके बाद इसे दिन भर, पहले जिस दिन पुदीना नया लगाएंगे उस दिन कम से कम दिन भर इनको पानी देते देते मतलब थक जाते हैं ना। 8 बजे 8:30 बजे रात तक पानी देते रहेंगे, फिर इसको कपड़ा से ढक के, बे के कपड़ा से ढक के फिर बोरा से तोप देते हैं। कितने दिन तक ये पुदीना चलता है? 10 दिन तक चलेगा। 10 दिन के बाद फिर इसको बदल हाँ, फिर इसको बदल दे, चेंज कर लेंगे। आपकी फैमिली के लोग जिसमें रहते हैं, फैमिली के लोग भी रहते हैं, आपका साथ देते हैं? नहीं, फैमिली हमारे घर पे ही सजाते हैं, तो सजाते हैं, घर पे ही सजाते हैं। फैमिली हमारे साथ रहते हैं, बच्चे हमारे साथ मिलकर हम लोग दुकान लगाते हैं। कितने कस्टमर आ जाते हैं आपके पास? कस्टमर वही मान के चलिए 100 आदमी। कब आप दुकान लगाते हैं, कब इसकी समाप्ति होती है? ये 8:30 बजे रात तक बंद कर देते हैं। जैसे महीने में आप जैसे गर्मी 4 महीना टोटल, 4 महीने, 4 महीना 4.5 महीना। उसके बाद आप क्या करते हैं? फिर उसके बाद वही चप पकौड़ी ये सब लगाते हैं, ये एग रोल लगाते हैं। जाड़ा आ जाता है तो एग रोल, बरसात में चप पकौड़ी का दुकान लगाते हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद एक तय समय पर जिला न्यायालय में गंभीर मामलों की सुनवाई के लिए मौजूद थे। इस दौरान कुछ अधिवक्ताओं ने उनसे बातचीत का समय मांगा। जिलाधिकारी ने कहा कि अभी गंभीर मामलों की सुनवाई चल रही है, इसके बाद में समय दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कुछ अधिवक्ताओं ने कोर्ट की गरिमा भंग करने की कोशिश की और वरिष्ठ वकीलों से भी अभद्रता की। इससे कोर्ट में तनावपूर्ण माहौल बन गया और न्याय की मर्यादा को ठेस पहुंची। घटना के बाद जिलाधिकारी ने खेद जताते हुए कहा कि वे हमेशा बार और बेंच दोनों का सम्मान बनाए रखने की कोशिश करते हैं ताकि न्याय व्यवस्था ठीक से चल सके। देखिए, न्यायालय का एक निर्धारित दिवस होता है और निर्धारित दिवस पर न्यायालय में जो निश्चित पत्रावलियाँ होती हैं, जो उस डेट के लिए नियत होती हैं, उसकी सुनवाई होती है। मैं 11 बजे न्यायालय में बैठा था, चूँकि न्यायालय के लिए आज दिन नियत था और अधिकांशतः मैं पूरे दिन जन शिकायतें सुनता हूँ, शाम के समय भी सुनता हूँ। इसको सारे लोग जन समुदाय जानता है। जन सुनवाई कक्ष में हमारे CRO और सिटी मजिस्ट्रेट और एक अन्य मजिस्ट्रेट बैठे थे उस अवधि में। मैं न्यायालय में था, ये बार के अध्यक्ष और कुछ अधिवक्ता। चूँकि हमारे न्यायालय में पत्रावलियों की सुनवाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही थी और सभी अधिवक्ता जो न्यायालय में थे वो पूरा अपने सहयोग के साथ पत्रावलियों को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के बाद निस्तारण के लिए उपस्थित थे। इसी बीच कुछ लोग, बार के अध्यक्ष और अन्य कुछ अधिवक्ता आए और उन्होंने समय मांगा। हमने कहा न्यायालय के दौरान समय नहीं मिल सकता, जब हम न्यायालय से उठेंगे आपको समय दिया जाएगा। तो उसके बाद वो चले गए और बाद में दोबारा न्यायालय को की जो गरिमा है उसको भंग करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और मेरे न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता जो बात की पैरवी के लिए उपस्थित थे, उनके साथ भी कुछ लोगों के साथ उन्होंने अभद्रता की। ये उचित नहीं है। बार और बेंच का एक सम्मानजनक स्थान रहा है, आपस में समन्वय रहा है और हमारा सदैव समन्वय रहा है। और इस प्रकार की घटना से न्यायालय की गरिमा भी घटी है और न्यायालय का मान भी हुआ है। यद्यपि काफ़ी अधिकांश अधिवक्ताओं ने इस मेरे न्यायालय के कार्य की प्रगति में सहयोग प्रदान किया है और आज भी वो लगे रहे। लेकिन चूँकि मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार का कोई विवाद हो, इसलिए मैंने बाद में न्यायालय की कार्रवाई को रोका और मैं शांतिपूर्वक अन्य कार्य करता रहा। मेहंदीगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आज राज्य के मुख्य सचिव और DGP खुद मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने जनसभा स्थल पर की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की, अधिकारियों को जरूर दिशा निर्देश दिए और साफ साफ कहा कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इस दौरान स्थानीय प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से जुटा नजर आया। जगह जगह बैरिकेडिंग, पार्किंग और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को लेकर समीक्षा की गई। PM मोदी के आने से पहले इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। विद्युत पेंशन परिषद ने निजीकरण व मीटरकरण के खिलाफ खोला मोर्चा। विद्युत पेंशनर परिषद वाराणसी के कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक आज की गई, जिसमें अध्यक्ष इंजीनियर AK सिंह की अध्यक्षता में पेंशनर और वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं पर गंभीर चर्चा की गई और सर्वसम्मति से 2 प्रस्ताव पारित किए गए। परिषद ने पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के प्रस्तावित निजीकरण को तत्काल रोकने की मांग करते हुए इसे जन विरोधी कदम बताया। साथ ही LMV 10 के अंतर्गत रियायती दर पर विद्युत सुविधा प्राप्त कर रहे पेंशनर और
कर्मचारियों के आवास पर मीटर लगाए जाने की प्रक्रिया को भी तत्काल रोकने की मांग की। बैठक में मुख्य रूप से एसपी त्रिपाठी, AK सिंह, पृथ्वीपाल सिंह, अवधेश मिश्रा, अमरनाथ सिंह, JN दुबे, AP शुक्ला, अशोक अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में बुजुर्ग पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर मौजूद रहे। विद्युत पेंशनर परिषद काफी क्षेत्र का आज किस तरह की जरूरत आन पड़ी कि पेंशन धारक जो है सड़क पर उतरने की मजबूर हो गए? देखिए, दो चीज़ें हैं। हम लोगों को मजबूर कर दिया गया। इस आप भीड़ में देख रहे होंगे 80 साल से ऊपर के लोग, 70 साल के लोग, ये आपके मजबूर होकर ये सड़क पे उतरे हुए हैं। उनके साथ दो तीन चीज़ें ऐसी मुख्य हैं जिससे इतना व्यथित हो गए कि वो आके आपके सामने आज सड़क पे उतरने का उनको मजबूरी उनकी आ गई। पहली चीज़ तो ये है कि हम लोगों के साथ जब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का विघटन होके आपके कॉरपोरेशन का जब ये कॉरपोरेशन बना, उस दौरान हम लोगों ने एक आंदोलन किया था, काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के फलस्वरूप जब हमारा समझौता हुआ सरकार से, तो सरकार ने बड़ा स्पष्ट 16 जनवरी 2000 का ये समझौता है, जिसमें बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा था कि ये जो आपका विघटन हो रहा है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का, उसमें आपकी जो सेवा शर्तें हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में रही हैं, उनसे विघटन के बाद भी किसी भी हालत में कमतर नहीं होंगी और आपके आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन स्वयं लेगी। इसी के फलस्वरूप जब 16 में जब हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, उस समय माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और ओम प्रकाश जी कैबिनेट मंत्री थे। हम लोगों के अधिवेशन में वो आए थे। हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया कि हमारा जो पेंशन है, चूँकि कॉर्पोरेशन की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी, ना हम लोगों को विश्वास था कि हमारा पेंशन हर महीने पहली तारीख को मिलता रहेगा या इसकी निरंतरता बनी रहे। हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि उस 2000 के समझौते के अनुरूप हमारे वित्तीय स्थितियों की गारंटी सरकार ने लिया है, तो हमारे पेंशन की व्यवस्था ट्रेजरी से कर दी जाए। अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह हमारे भी पेंशन को ट्रेजरी से दिया जाए। मैं उनका धन्यवाद देता हूं उस सरकार का, और उनकी कृपा प्रसाद से हम लोगों के पेंशन ट्रेजरी से मिलना शुरू हो। अब धीरे धीरे इस सरकार ने लोगों का, पहला तो यह है कि इन लोगों ने IAS और सरकार ने मिलकर हम लोगों का इतना चरित्र हनन किया है जिसकी कोई इंतहा नहीं। बात की जाए तो ये आज का क्या ऐसा मुद्दा आ गया कि जो आप लोग रोड पे उतरने को मजबूर हो गए? देखिए, हमारे अस्तित्व का प्रश्न है, इस वजह से हम लोग रोड पे उतरे। अब आप जब निजीकरण कर रहे हो, यह जब प्राइवेट कंपनियों में दिया जाएगा तो हमारे पेंशन पे भी प्रश्न चिन्ह उठेगा, क्योंकि एक छोटा सा भाग ही सही कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाता है, तब हमारी पेंशन निर्गत होती है। दूसरी चीज़, हमें सुविधा मिलती है LMB 10 की। LMB 10 में जो भी हमारा कर्मचारी क्लास 4 से लेके और क्लास 1 तक का जो भी कर्मचारी अधिकारी था, उसके बिजली के बिल का एक निर्धारित स्लैब था। उस स्लैब के हिसाब से हम लोग हर महीने अपनी सैलरी से या अपने पेंशन से बिजली के बिल का भुगतान करते रहे हैं, चाहे एडवांस। और उस स्लैब के अलावा जिसके यहाँ जितने AC लगे होते हैं, उसका भी दर तय था कि इतने रुपए पर AC के हिसाब से आपका हम लोग अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो उनका स्लैब था उसके हिसाब से होता है। ये इतना धोखा देते हैं कि पहला काम तो इन्होंने ये किया कि ये समाज में फैलाया कि बिजली वाले लोग बिना बिजली का पैसा दिए हुए दिल खोल के बिजली का उपयोग करते। किसको धोखा देने की बात कर रहे हैं? कौन धोखा दे रहा है? ये IAS दे रहे हैं, जो हमारा प्रबंधन है। हमारे प्रबंधन में एनर्जी सेक्रेटरी हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, जो अपना फेस बचाने के लिए, अपनी स्थिति को क्लियर करने के लिए हमारे सभी, चाहे कार्यरत कर्मचारी हों और चाहे हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हों, इनका चरित्र हनन इन लोगों ने शुरू से किया है और आज भी कर रहे हैं।